आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं और वो लोग जो नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं, एज अ ट्रेडर आए हों, एज अ इन्वेस्टर आए हों। आज जो है ये प्रोग्राम उनके लिए है और जो पुराने हैं वो भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी है ये। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, यस, क्या होनी चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उन्हें उन्हें आइडिया होता है, उनको पता होता है, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। और जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स क्या होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों। तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जी हाँ, डॉक्टर मुबशिर रजा साहब, यस, जो कि ही इज़ अ बंडल ऑफ नॉलेज माशाल्लाह, और जिनकी जो है वो कहते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। साथ ही में वो ऑथर भी हैं और वो लॉयर भी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जो है आज हम उनसे जानेंगे कि भाई जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो किस तरह से वो उनकी जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उस हवाले से आज हम उनसे जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को भी हिट करें और जो है इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, आज आप हमारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में आए हैं, उनके लिए आज आप क्या बताएंगे कि वो किस तरह से जो है वो जो स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट करें और उसमें काम कर सकें। मैं चाहूंगी कि आज थोड़ा सा इसके बारे में जो है ना आप हमारे नाजरीन को बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने नादिया, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत महदूद तादाद में लोग स्टॉक में काम करते थे। हाँ। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 5 लाख से ज्यादा ऊपर इन्वेस्टर आ गए हैं मार्केट के अंदर, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास के फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही महदूद है या वो वाकिफ नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ स्टॉक्स की मूवमेंट वगैरह से। तो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा उन लोगों के लिए ताकि वो समझ सकें कि सही। किस किस तरीके से उन्हें ये काम करना चाहिए। सही। पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ी जरूरत स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ये होती है कि इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क में बहुत हाई है। हम्म। इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क में बहुत हाई है। इस वक्त भी तकरीबन 12 से 13% जा रहा है। तो सही। जो पैसा अगर आप इन्वेस्ट कहीं नहीं करते और हम्म। सेविंग करके कहीं रख देते हैं तो उसका इन्फ्लेशन इतनी तेज होती है कि 4-5 साल में पैसा एरोड हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं 100 रुपए बचाता हूँ और 4 साल तक घर में रखता हूँ 100 रुपए, तो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट उसको 20 रुपए के बराबर उसकी वैल्यू ले आएगा। तो ये मेरे 80 रुपए ज़ाय हो गए। इसलिए ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग में रखा जाए पैसे को इस अंदाज से कि वो इन्फ्लेशन को भी कवर करे और थोड़ा बहुत रिटर्न भी आपको देता रहे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में जितनी मईशतों ने बड़ी बड़ी तरक्कियाँ की, जिनमें नंबर 1 पे हम जापान और जर्मनी को समझते हैं, जिनकी इकोनॉमी ने हमेशा बहुत रैपिड तरक्की की है, उनके अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रेट्स बहुत हाई रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लोग हैं। इसलिए नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और उसको इन्वेस्ट करें। खाली सेविंग नहीं होगी, हम्म। बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के 2-3 ही एवेन्यू होते हैं और ज़ाहिर है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे ही। तो स्टॉक रह गया या फिर गोल्ड रह जाता है। और इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स वगैरह में तो इतना पैसे मिलते नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी लिमिटेड उसकी अर्निंग से इंटरेस्ट रेट 13% जा रहा है। ट्रेजरी बिल का रेट बहुत कम है उसके मुकाबले में, या हाँ। बैंक जो दे रहे हैं वो 7% दे रहे हैं। तो आधा बिल्ला यानी कि आधी
उनकी पैसा जो है वो इरोड हो रहा है हाँ अगर वो बैंक में पैसे रखते हैं सेविंग के अंदर जो है। बहरहाल ये मैंने जरा सा बेस दे दिया लोगों के समझने के लिए। दूसरी चीज ये है कि एक चीज होती है शॉर्ट एनालिसिस, यानी कि आदमी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज क्या है उसको हासिल और थ्रेट्स क्या है उसका अंदाजा करता है। इसे सही कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस, जहां इंसान की, इन्वेस्टर की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके सही पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या फ्यूचर में थ्रेट्स आएंगे जो है। मतलब फ्यूचर में उसको क्या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको अंदाजा करना चाहिए, क्या ओपनिंग्स आएंगी उसके पास फ्यूचर में उसको अंदाजा होना चाहिए, और सही वीकनेसेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले इसका देखना चाहिए। दूसरी चीज स्टॉक मार्केट में आने से पहले देखने की जरूरत होती है कि पॉलिटिकल पीसा, इसे कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एनालिसिस, यानी कि ओवरऑल मुल्क की क्या पॉलिटिकल पोजीशन है, क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, सोशल एनवायरनमेंट क्या है और उसका एनालिसिस क्या शो कर रहा है, इसको समझना चाहिए। और ये हर आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन जो लोग के कंसल्टेंट्स होते हैं वो बता सकते हैं कि किस चीज में जाना इस वक्त मुनासिब है, किस में जाना मुनासिब नहीं है। तीसरी चीज होती है टेक्निकल पॉलिसीज देखना, यानी मुल्क की पॉलिसीज क्या हो रही हैं। अब पॉलिसीज में आता है टैक्स पॉलिसी क्या है फ्यूचर में, वो हमें बजट बता देता है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेडिंग पॉलिसी क्या है, वो गवर्नमेंट हर साल ट्रेडिंग पॉलिसी शो करती है, उससे मालूम हो जाता है हमको। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, बैंक की पॉलिसी क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट लेंगे, कितना रिटर्न दे रहे हैं सेविंग की पॉलिसी, तमाम चीजें। इन तमाम चीजों को एस्टिमेट करने के बाद आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं स्टॉक में किस चीज के अंदर पैसे लगाऊं। अच्छा, हर आदमी के लिए हर चीज मुनासिब नहीं कि हर एक सेक्टर में चला जाए वो पैसे कमाने के लिए। हर सेक्टर आदमी को सूट नहीं करता, हर आदमी के अपने हालात होते हैं जिसके मुताबिक उसको देखना पड़ता है कि किस सेक्टर में मैं लगा सकता हूँ पैसे और किस सेक्टर में उसका ताल्लुक है। सही ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं है किसी में भी अनशन किसी ने कह दिया कि एफएफसी ले लो तो ले लिया, एफएफसी बहुत अच्छा शेयर है, नहीं ऐसे ही नहीं, होता है, ये ऐसा ज्यादातर तो नहीं, ऐसा ही होता है कि उसने ऐसा बता नहीं दिया ऐसा बता करना नहीं दिया चाहिए, क्योंकि हर आदमी को सूट नहीं करती ये चीज जो है। किसी हम्म, को 6 महीने रखना है पैसे तो उसको एफएफसी से क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं, 50 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा सही ज्यादा से ज्यादा, बस, और कुछ भी नहीं होगा। हाँ लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म रखना है उसको एफएफसी बहुत फायदा देगा, क्योंकि सही आज 2000 के अंदर एफएफसी जो था वो 45 रुपए का था। एफएफसी का शेयर 2000 में 45 रुपए का था, आज 550 से ऊपर है। तो अब जिसने 20 साल रखा है, 25 साल एफएफसी, उसको तो कितना प्रॉफिट हुआ और डिविडेंड अलग मिला हर साल। तो जो लोग के जिनकी ऐसे हालात हैं कि वो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं उनके लिए तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनको ये सूट नहीं करता, कि उनके हालात 1 साल 6 महीने ज्यादा रखने नहीं है, तो उनको ये चीज, उनको दूसरे शेयर सूट करते हैं। अभी हम उस पे आएंगे, उनको वो भी बताएंगे कि किसको क्या चीज लेनी चाहिए जो है, जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जरा बेसिक्स करते हैं इसके, फिर उस पर आते हैं जो है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आपको ये बताएं कि अब वो जमाना बदल गया है। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि बैटरी खत्म हो गई, पहले ऐसा होता था कि लोग टेक्निकल बेस करते थे और फंडामेंटल जो बेस करते हैं। लेकिन अब जो जमाना आ गया है, जितनी साइंस तरक्की कर गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तमाम नई नई चीजें आ रही हैं, स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इसकी वजह से अब खाली टेक्निकल पे आप बेस नहीं कर सकते, खाली फंडामेंटल पे बेस नहीं कर सकते, बल्कि दोनों को आपको मिला करके बेस करना पड़ता है। तीसरी चीज जो डालनी पड़ती है साथ, वो पॉलिसीज डालनी पड़ती हैं। ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, ट्रेड पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, वो बजट से पता लग जाता है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या है, कौन कौन सी एक्सपोर्ट के अंदर हमारा माल कहाँ जाता है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका माल दुनिया में कहाँ जाता है और उनका कितना वो उस पर लगा रहे हैं टैरिफ जो है बाहर के मुकाबले। मिसाल, पाकिस्तान से माल अगर अमेरिका जा रहा है, कोई कंपनी कर रही, जैसे कि 2-3 टेक्सटाइल की कंपनियां हैं जो ज्यादातर माल एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका जो है, अब उन्होंने वहां के पर अगर बढ़ा दी टैरिफ रेट जो है, तो जाहिर है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी से कम होना शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता चाहिए उनको, या ये किसी ऐसे आदमी से मुशावरत करनी चाहिए जो कि इन चीज़ों पे उबूर हासिल रखता हो और वो उनको समझा सके कि इन चीज़ों में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, इन चीज़ों में जाना फ़ायदेमंद नहीं है। तो पॉलिसीज़ को देखना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, जो आपका एक्सचेंज रेट है कितना रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर
20 मुझे याद नहीं है सही से, मैं हाल 20 में या 21 में इन्होंने डीवैल्यू कर दिया 100 रुपए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर के मुकाबले में 280 का डॉलर हो गया, पैसे हो गए हमारे जो था हाँ। शेयर जो था वो पाकिस्तानी रुपी जो था, सॉरी। हम्म। तो जो 100 रुपए एकदम डीवैल्यू किया, उसके नतीजे में जितनी इंपोर्टेड आइटम्स थे वो एकदम इंतहाई महंगे हो गए, और इंतहाई महंगे होने की वजह से ये हुआ जैसे फार्मेसी का सेक्टर था वो बुरी तरह से डैमेज हो गया। इसी तरीके से गाड़ियों का, मोटर गाड़ियां जो असेंबल होती थी उसकी सेलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो फाइनेंशियल कॉस्ट एकदम उनकी बढ़ गई। तो इस चीजों ने मिला करके ये काफी सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा दिया। अब जब तक पहले से आदमी इन चीजों का अंदाजा नहीं करता और वैसे ही शेयर उठा लेता है तो उसे इस किस्म के नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि स्टॉक में लॉस हो गया, जबकि स्टॉक ऐसी चीज में लॉस नहीं होता है जो है, अगर समझदारी से आदमी काम करे तो। ठीक है जी। हाँ, ये समझने की बात है, बिल्कुल। हाँ, पहले लोगों से मालूमात ले ले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, फिर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिला के पॉलिसीज को ऐड करके उसके मुताबिक डिसीजन ले कि किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है, किस शेयर में जाना है, किस में नहीं जाना है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आपको बताएं थोड़ी सी टेक्निकल चीजों के बेसिस कि टेक्निकली सबसे पहले देखना चाहिए, जो लोग टेक्निकल करते हैं, टेक्निकली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। नौजवान जो आते हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, लोग हैं जो नए नए आते हैं स्टॉक के अंदर, उनके लिए बता रहा हूँ बेसिक्स कि उनको पहले देखना चाहिए कि वॉल्यूम किस में ज्यादा है। वॉरेन बफेट कहता है कि वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है। अगर वॉल्यूम कहीं पे आ रहा है तो इसके अंदर रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अब साथ साथ दो चीजें और भी हैं इसमें। अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस नहीं ऊपर जा रही, इसका मतलब यह है कि कोई ट्रैप दे रहा है आपको, फाइनेंशियल ट्रैप हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रैपिंग कैसे होती है? फाइनेंशियल ट्रैपिंग ऐसे होती है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके भी बेतहाशा म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। तो वो ये करते हैं कि पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। जब मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, लोग अपने शेयर्स को ले आते हैं मैदान में बेचने के लिए, उस वक्त वो फिर मार्केट को एकदम डाउन करते हैं, तो लोग अपने शेयर जल्दी जल्दी बेच देते हैं, वो खरीद लेते हैं, फिर वो उसको लेके चलते हैं आगे जो है। तो ये फाइनेंशियल ट्रैप्स होते हैं, इनसे बचना चाहिए। इससे बचने का तरीका ये है कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो और साथ साथ प्राइस भी ऊपर जा रही हो, यानी कि प्राइस 45 के एंगल पे या 30 के एंगल पे ऊपर जा रही हो, ओके, सही है। तो फिर समझे आदमी का ये ट्रैपिंग नहीं है, बल्कि एक्चुअल मार्केट वाकई ऊपर जा रही है। उस वक्त आदमी उठा भी सकता है आराम, ऊपर जाने की। उस वक्त उठा भी सकता है, और उस वक्त उसको अगर सेल करना है तो वेट करके सेल करता है जब उसकी मर्जी की प्राइस आ जाए तो। सही ठीक है ना। तो सही। प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है, जो कि लोग आमतौर पर टेक्निकल में नहीं देखते हैं, नए लोग जो होते हैं, और वहां पे मार खा जाते हैं। तो इसीलिए हर कोई ये कहता है, जितने भी बड़े टेक्निकल के एक्सपर्ट गुजरे हैं दुनिया में, कि प्राइस और वॉल्यूम में देखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद मनी ट्रैप्स हमेशा देखने चाहिए। अब नई चीज आ गई है मनी ट्रैप्स, अच्छा। यानी कि हाँ, नई बड़ी इस सब बेतहाशा लोगों ने बातें की हैं, बड़ी किताबें आ गई हैं, बड़ी वीडियोस आ गई हैं मनी ट्रैप्स के ऊपर। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर शेयर्स हासिल करने के लिए प्राइस थोड़ी सी ऊपर करते हैं, तो उससे ये होता है कि प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, बल्कि मार्केट साइडवेज में जाना शुरू कर देती है। जब मार्केट साइडवेज में जाती है, लोग अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई थोड़े पैसे मिल रहे हैं, चलो निकाल दो, बस वो खरीदना शुरू कर देते हैं, फिर मार्केट चलाते हैं वो। तो ये होता है मनी ट्रैपिंग जो है। तो मनी ट्रैप से बचना बहुत जरूरी होता है कि मनी ट्रैप के अंदर ना आए आदमी, वरना तो लॉस हो जाएगा उसको। अच्छा, इसके बाद एक होती है इलियट वेव्स। इलियट वेव का कंसेप्ट भी है। इलियट वेव जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां है ना, इसी तरीके इलियट वेव होती है। पहली छोटी वेव होगी, फिर नीचे आएगा स्टॉक जो है, फिर एक बड़ी वेव उठेगी, उससे बड़ी उठेगी जो कि 33% ज्यादा होगी, फिर थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा, और फिर उससे 3 टाइम्स ऊपर वेव जाएगी लेकर के। तो ये इलियट वेव करती है। तो देखना पड़ता है कि इलियट वेव अगर आ रही है और थर्ड वेव आगे, फोर्थ फिफ्थ वेव आ रही है, तो फिर आदमी को वेट करना चाहिए, फिर नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी जो है। इन चंद चीजों को देखना नए लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं आपको बताने फंडामेंटल को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम आएंगे वापस डिटेल बताएंगे स्टॉक्स के बारे में। ठीक है ना। फंडामेंटल के देखना चाहिए जो लोग के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो पहले देखें डिविडेंड कितना दे रही है कंपनीज जो हैं, अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनीज में करें। ईपीएस उनका अच्छा होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर,
और ग्रोथ रेट देखें, ये ग्रोथ रेट कितना है। ओके अगर ग्रोथ रेट अच्छा है और साथ साथ मार्केट में वॉल्यूम और शेयर प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो बिल्कुल उस शेयर को उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। लेकिन अच्छा अगर ये पांचों कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, हम्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी लॉन्ग जरूरी है कि टर्म प्राइसिंग को देखें, क्योंकि उसके अंदर उसको बेनिफिट बढ़ जाएगा ना उसका, जो है उस शेयर को हाँ लेने में। जब हाई वॉल्यूम होगा, प्राइसिंग होगी, और जब चाहेगा बेच सकेगा, ऐसा ही है उसको पता चल जाएगा लोअर इंटरेस्ट बहुत है इस शेयर के अंदर, हाई वॉल्यूम्स होंगे। लेकिन प्राइस ऊपर जाना जरूरी है। अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ट्रैप चल रहा है, जो है उसको फिर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। खाली वॉल्यूम को कभी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब होता है कोई ट्रैप हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में हजार लोग काम कर रहे हैं, जगह हम्म, जगह लोग काम कर रहे हैं। तो सही उसमें जब तक कि प्राइस के साथ, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर ना जाए, उस वक्त तक हाथ नहीं डालना चाहिए, ना ट्रेडर को और ना फंडामेंटल वाले को। और ओ फंडामेंटल वाले को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए डिविडेंड्स पे, रेशोज के ऊपर और ग्रोथ रेट के ऊपर, कि कौन सी कंपनी ग्रो करी। साथ साथ पॉलिसीज देख ले कि अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट की फेवरेबल हैं, तो बिल्कुल उसके अंदर शेयर उठाने चाहिए, उसमें लॉन्ग टर्म में उसको बिल्कुल प्रॉफिट होगा, जो है। अच्छा, अब हम आपको चंद चीजें और बताएंगे कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो ये हैं कि एक तो देखना चाहिए कि हाई बीटा 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 देखना चाहिए। बीटा क्या होता है? बीटा होता है जो दो तरह के रिस्क होते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, ओके एक रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है जिसके अंदर के इंटरेस्ट रेट है, हाँ एक्सचेंज रेट है, हम्म गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये कवर करता है बीटा। ओ अगर बीटा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रिस्क कम है, जो है। ठीक अच्छा, अगर बीटा ज्यादा होगा तो, सॉरी मैं गलत कह गया, अगर बीटा ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा है, और बीटा कम है तो रिस्क कम है इसके अंदर। अच्छा, अच्छा इस तरीके बीटा से हाई कम है तो मोमेंटम रिस्क कम है सही रिस्क कम है, और बीटा फ्लक्चुएशन देता है, यानी कि मोमेंटम वो वॉल्टिलिटी देता है बीटा। असल में बीटा जितना ज्यादा होगा, उतना स्टॉक वॉल्टाइल होगा। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट अच्छी चल रही है, मैं जरा एग्जांपल में भी समझा दूं ताकि लोगों को हाँ समझ में आए। बिल्कुल अगर मार्केट अच्छी जा रही है, हम्म ठीक है, अच्छा मैं यहाँ जरा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन है और इन्फॉर्मेशन है। जो हाँ भी इसको अमल करे, पहले अपनी रिसर्च खुद करे, फिर इस पर अमल करे। जरूरी नहीं कि हर बात मेरी माने, वो जो है हम बेसिक्स दे रहे हैं लोगों को सिर्फ बताने के लिए, बाकी लोग अपने तौर पर खुद रिसर्च करें। हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती हाँ किसी से कोई गलती करे तो, ठीक है ना। ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ हर आदमी को। जी, तो हम जब बात कर रहे थे बीटा ही कर रहे थे, तो बीटा का मतलब होता है वोल्टिलिटी। मिसाल के तौर पे अगर बहुत हाई वॉल्यूम है एक शेयर का, जो है, हम्म और बीटा भी बहुत हाई है उसका, हाँ और प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये तेजी से शूट करेगा ये शेयर, जो है अच्छा उसको शॉर्ट टर्म वाला उठा सकता है, ओके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है उठा सकता है, और जब वो ऊपर चला जाए तो बेच दे उसको, प्रॉफिट निकल आएगा उसका। हाँ अच्छा, इसी तरीके मोमेंटम मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जब शेयर ऊपर चलता है, उठना शुरू होता है, तो उसका जितनी स्पीड बढ़ती जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, तभी तो मोमेंटम बढ़ता है उसका, जो है हाँ ज्यादा इन्वेस्टर्स आना शुरू होते हैं तो मोमेंटम ऊपर जाता है। ठीक है ना। सही अब ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। हम्म अब देखते हम आपको ये बताते हैं कौन कौन से हाई बीटा स्टॉक्स हैं। जैसे सीआरजी है, हाई बीटा हाई मोमेंटम स्टॉक है। सीआरजी हाई बीटा हाई मोमेंटम स्टॉक है। हम्म अच्छा, सदर्जी है, ये हाँ हाई मोमेंटम स्टॉक है। जब ये उठता है तो हाँ तेजी से अच्छी स्पीड से थोड़ा ऊपर चला जाता है, वहां सही लोग पैसे कमा लेते हैं, दाम कमा लेते हैं लोग, जो है। हम्म कैल भी हाई वोल्टिलिटी रखता है, कैल की भी हाई वोल्टिलिटी है। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब की भी हाई वोल्टिलिटी है, इसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं देख करके, जो है। ऐसे ही है हाँ अच्छा, डीजी खान हाई हाई बीटा हाई बीटा का रखता है, यानी कि ये तेजी से ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, दोनों साइडों में जाएगा डीजी खान जो। तो केयरफुली जरा करना चाहिए इसके साथ। इस तरीके से फौजी सीमेंट है, ये हाई वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, और इसके अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, तो इसके ऊपर भी लोग स्टॉक कर सकते हैं। अच्छा, हम्म एयरलिंग है, इसका भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बहुत। सिस्टम्स है, इसका भी हाई मोमेंटम है बहुत। अच्छा, साजगार है, बहुत हाई मोमेंटम शेयर है, हम्म, इसका भी मोमेंटम बहुत तेज होता है। अच्छा, वर्ल्ड कॉल का बड़ा हाई वॉल्यूम रखता है, हमेशा वर्ल्ड कॉल के अंदर वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं हैस्कोल पे, इसका भी हाई वॉल्यूम होता है। अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूँ हम्म, कुछ शेयर्स जो कि स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स, हाँ उनके लिए मैं कुछ शेयर आपको बताता हूँ। जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्विंग हाँ ट्रेडर्स के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक कि है। अच्छा, मुगल स्टील है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। साजगार भी स्विंग ट्रेडर को सूट करता है। अच्छा, स्पेकुलेटिव, ज्यादातर लोग स्पेकुलेशन करके पैसे लगाते हैं, वर्ल्ड कॉल के ऊपर, फौजी फूड के ऊपर और गनी ग्लास के ऊपर। इस पे स्पेकुलेट करके पैसे लगाते हैं, इसकी वजह से ही चल पड़ता है शेयर, मार्केट चलाता है। सही। अच्छा जनाब, अब मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूँ कि सेक्शन वाइज कौन कौन से शेयर जो होते हैं, सेक्टर वाइज कौन कौन से शेयर जो हैं वो जो है वो अच्छा काम करते हैं जो है। हाँ मिसाल के तौर पे नेटसोल है, हाँ सिस्टम्स है, ये टेक्निकल के अंदर अच्छे हैं। मीजान है, बैंक अल्फला है, एचबीएल है, ये बैंकिंग सेक्टर में हमेशा बहुत आगे से जाते हैं शेयर जो है, ट्रेडिंग के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी रहते हैं। सही। अच्छा, माली है, डीपी खान है, पीपीएल है, ये भी हमेशा अच्छे जाते हैं। लक है, ये हमने जो पूरा डेटा ये लिया है ना, ये पिछले साल का और इस साल का मिला के लिया है, ये कौन से स्टॉक्स ऊपर गए हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि मैं अंदाजे में बोल रहा हूँ, बल्कि पूरी रिसर्च वर्क है इसके पीछे जो है। इसमें पिछले साल का भी देखा गया है, इस साल का भी देखा गया है। उसके बाद ये मैंने बनाया है पूरा सेटअप। ये इसे हम कहते हैं ऑल वेदर, ऑल वेदर, ऑल वेदर स्टॉक जो है, ये और हर मौसम में सही चलते हैं। स्टॉक्स, यस। ऑल वेदर स्टॉक जो है, हाँ ठीक है ना, इस पे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं होगा कभी नुकसान ज्यादा हो सके जो है, बल्कि ये हमेशा चलने वाले स्टॉक्स हैं बिल्कुल जो बिल्कुल। पिछले साल भी चलते रहे, इस साल भी चलते रहे हैं, और इसमें बहुत कम जो है वो नुकसान हुआ है लोगों को जो है। ये पूरी रिसर्च की गई है इसके ऊपर जो है। अच्छा, इसके बाद हम ये पहले मैंने आपको बताइए उसका बता दिया, टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है, फिर मैंने बैंक का बता दिया। अब मैं आ रहा हूँ अपने फ्यूल सेक्टर के ऊपर जो है, पेट्रोल के ऊपर, हाँ ऑयल एंड गैस पे। मारी है, डीजी खान है, पीपीएल है, ये हमेशा बहुत एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, राइट। एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। अच्छा, सीमेंट के अंदर लक है, डीजी खान है और बेबी लीफ है, ये एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर में ईफॉर्ड और एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर्स, पता ही है सबको। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। मिलर ट्रैक्टर्स है और साजगार है, वो भी सबको पता है। यूबीएल है। अच्छा, स्मॉल स्टॉक्स के, स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है वो आईएलपी है और टॉमसिल है, टॉमसिल है चल और यूनिटी फीड है, यूनिटी फूड है। यूनिटी। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के अंदर सिस्टम्स है, मारी है, अच्छा मीजान बैंक है, साजगार है और लोटे केमिकल है और इफर्ट है और बैंक अल्फला है, सोल है और ये बड़े अच्छे हैं। और डिविडेंड जो देते हैं ज्यादा वो एफएफसी है, जो हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में डिविडेंड ज्यादा दिया। एचबीएल भी है, एचबीएल भी है, एचबीएल को हमने शामिल किया हुआ है, जो अच्छा दोनों के अंदर शामिल है, ओके सही दोनों में शामिल है, ठीक है। सही। अच्छा, डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में फौजी फर्टिलाइजर है, हपको है, मारी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, ओजीडीसी है, अच्छा मीजान है, यूबीएल है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, पाकिस्तान टोबैको है, हबीब बैंक है और नेस्ले है और नेक्सोल है और अस्करी इंश्योरेंस है, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, नॉट लाइफ इंश्योरेंस, ईएसयू इंश्योरेंस है। ये चीजें ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर गेन भी किया है, मार्केट प्राइस के अंदर भी इनकी गेनिंग है और इन्होंने डिविडेंड भी अच्छे दिए हैं। तो ये सब एवरग्रीन स्टॉक्स हैं और इनके अंदर लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि अगर इनके अंदर वो जो है लक है, सॉरी लक लक रह गया था मुझसे, लक बता दूं मैं आपको। और अस्करी इंश्योरेंस है, ये रह गया था, अस्करी इंश्योरेंस ये रह गया था, इंश्योरेंस अस्करी इंश्योरेंस, अस्करी इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, नॉट लाइफ इंश्योरेंस, अस्करी जनरल इंश्योरेंस। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि हमेशा
पिछले 2-3 सालों में हमेशा अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं और अच्छे गेन्स भी दिए हैं उन्होंने, और मार्केट के अंदर ऊपर भी रहे हैं, तो गेन भी आता है, डिविडेंड भी आता है और सेफ भी हैं। इनका ऐसा नहीं है कोई बैंकरप्सी का मसला हो या कोई आपस में लिटिगेशन चल रही हो जो है। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त सर, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया और इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जो बात आपने बीच में कही कि हमें कोई भी कुछ बता देता है कि फौजी फूड ले लो या कोई भी ले लो, XYZ कोई भी स्टॉक ले लो, और हम वो देखते ही नहीं है, हमारा वो माइंडसेट ही नहीं बना हुआ होता है कि हम जो है किसी सेक्टर को फोकस करें, हम अच्छा ये चलने वाला ओके ले लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपना पोर्टफोलियो जो है आपने डिज़ाइन करना है, तो यू हैव टू मस्ट वॉच दिस वीडियो। जी हाँ, और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। एंड वंस अगेन डॉक्टर मुबशिर रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात। मैं आपको एक बात और बता दूं नादिया, जी जी मैं आपको बिल्कुल एक बात बिल्कुल, और श्योर, ऐड कर दूं बिल्कुल। कि इसके बाद हम कोशिश करेंगे हम्म, एक ऐसी वीडियो लाने की कि लोग अपना पोर्टफोलियो लगा सकें, वो लोग जो कि 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें, सस्ते शेयर्स का हम निकाल के लाएंगे जो कि डिविडेंड भी देते हों और जिनके ऊपर जाने के चांसेस भी अच्छे हों, फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा आता हो। ये हम रिसर्च करके निकाल रहे हैं। जैसे ही काम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट उसके अंदर प्रेजेंट करेंगे आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डन, बिल्कुल। ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि इस चीज की बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोग कैश लेके बैठे हुए होते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम इसको किस तरीके से किन स्टॉक्स में इनको एक्यूमुलेट करें, इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर रजा, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।